हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम सीटेट ईवीएस के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं 2022 के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल पेपर में क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगर आप 5-6 साल के पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो इतने बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को, सेम क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी फैक्ट तो वही होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में किस क्षेत्र स्थानांतरित खेती की जाती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। एक बार इंग्लिश में बोल देती हूँ इसको, नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ एरिया में या फिर नॉर्थ वेस्ट एरिया में या फिर साउथ ईस्ट एरिया में। अगर जिनको डायरेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कभी कभी हम कंफ्यूज, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन जब सॉल्व करिए तो ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर, दक्षिण, ठीक है, पूरब और ये पश्चिम। तो यहाँ पे जितने भी इलाके होंगे वो सब नॉर्थ ईस्ट में हो जाएंगे, यहाँ जितने होंगे सब नॉर्थ वेस्ट में हो जाएंगे, इधर जितने होंगे ये सब साउथ वेस्ट में हो जाएंगे और इधर जितने होंगे ये साउथ ईस्ट में हो जाएंगे। तो बात कर रहा है स्थानांतरित खेती का। अब हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा था झूम खेती। झूम खेती एक तरह का स्थानांतरित खेती होता है, जहाँ पे एक जगह पे पहले खेती की जाती है, फिर वहाँ की जब फसल कट जाती है तो उसको कई दिनों के लिए, कई सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह पे खेती की जाती है। मतलब कि ये ट्रांसफरेबल एक तरह का फार्मिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह वाला, ठीक है, चेंज कर करके, यानी स्थानांतरित खेती। और हमने उसमें स्पेशली पढ़ा था ये कहाँ होती है, तो ये होती है मिजोरम में। और मिजोरम इंडिया में कहाँ स्थित है? इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो मिजोरम यहाँ पे कहीं स्थित है इस तरह से। और ये एरिया आता है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तरी पूर्वी इलाके में ये आता है। थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ क्योंकि इसी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थान, दूरी और दिशाएं, यानी प्लेस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, इनका मतलब अगर हम साथ में चीज़ें देखते हैं तो इससे हमको क्या समझने की क्षमता मिलती है? इससे समझने की क्या क्षमता है? क्या ये कोई दिशात्मक कौशल है? क्या ये कोई पिक्चराइजेशनल है, मतलब कि क्या कोई ड्राइंग वाली चीज़ है? क्या कोई स्थिति कौशल है या फिर कोई ग्राफिक है? ठीक है, या कोई ये होता है हमारा एक्चुअली मैप में यूज होता है। ठीक है, जब बच्चों को ईवीएस हम पढ़ाते हैं तो उनको चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि उनको एक तरह से मैपिंग ड्रॉ करने को आ जाए, यानी ये चित्रण कौशल में आता है। उनको हर चीज़ का पर्सपेक्टिव बताया जाता है कि यहाँ से देखो, ये चीज़ यहाँ पे मिलती है। बच्चों को साथ में हम ले जाते हैं घुमाने के लिए जब आप उनको ईवीएस पढ़ाते हो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में इस तरह से डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा चित्रण कौशल। ठीक है, यानी कि मैपिंग स्किल में ये आता है हमारा। स्थान, दूरी और दिशाओं का ये जो संगम होता है, ये जो हमारा एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो बच्चा जब इन चीज़ों को यूज करते हुए कोई काम करता है तो वो होता है मैपिंग स्किल में आती है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ इसमें कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कई बार ऑप्शन में ये दे देता है, 1 मिनट, कार्बन मोनोऑक्साइड दे देता है, तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्लीज़ ये याद रखिएगा आप, ग्रीन हाउस गैस CO नहीं होता है, CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी वस्तु जिससे कि कोई भी लाइट की रेज गुजर के नहीं जा पाती। जैसे कि आप अपना हाथ लगाओ यहाँ पे और यहाँ पे कोई टॉर्च जला दो, तो क्या आपके हाथ के आर पार जा पाएगी टॉर्च की लाइट? नहीं। तो इस तरह से हमने इस तरह से चीज़ें जो हैं डिफ्रेंशिएट की गई हैं। तो अपारदर्शी एक है, ऑप्शन पारदर्शी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर कॉन्वेक्स है या ओपेक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेक, यानी कि अपारदर्शी। जैसे अपारदर्शी कोई ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिससे प्रकाश की किरण बिल्कुल भी नहीं जाती है, और वहीं ट्रांसपेरेंट ऐसा होता है जिससे बिल्कुल आर पार चली जाती है। ठीक है, और ट्रांसलूसेंट ऐसा होता है जिससे थोड़ी बहुत जाती है, एंड इधर कॉन्वेक्स तो हमारा ये लेंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। क्वेश्चन है बाला का अर्थ क्या है? ठीक है, बाला का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, बाला का मतलब पूछ देता है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, या फिर ब्रेल एज लर्निंग एड, या फिर बिल्डिंग एज लर्निंग एड, या फिर ब्रेल एडेड लर्निंग असाइनमेंट असेसमेंट।
तो इसमें बाला का मतलब क्या है? तो देखिए, बाला का अर्थ होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चों को पढ़ाने का जो सिलेबस, जो तरीका सेट किया गया है सेंट्रल द्वारा, उसका सीधा सा मीनिंग है कि बच्चा जहाँ भी जाए उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मतलब अगर वो स्कूल भी जाता है तो स्कूल की चीज़ें, स्कूल की दीवार, स्कूल का जो बेंच है, स्कूल का उसका जो अपना क्लासरूम है, इस तरह से बनाया गया हो जहाँ से उसको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती हो। ठीक है, जैसे कि आपने अगर बीएड किया है या डीएलएड किया है और जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो तो आप देखते होगे कि क्लास में क्या है, बच्चों के बहुत सारे टीएलएम्स लगे रहते हैं, बहुत सारे चार्ट पेपर लगे रहते हैं और उन पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो कहते हैं नॉलेजेबल थिंग्स लिखी रहती हैं, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। और जो स्कूल की दीवारें होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, उन पे भी बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल थिंग्स बनाई गई रहती हैं पेंटिंग के थ्रू, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, और उसको चाहे वो उसका कॉपी से लेकर नॉलेज वाली चीज़ हो या फिर उसकी स्पोर्ट वाली चीज़ हो या उसके खाने से संबंधित चीज़ हो, मतलब उसको हर तरह का नॉलेज, उसको हर तरह की शिक्षा देनी है और उसको हर तरह से हमें ट्रीट भी करना है एज अ टीचर। मतलब बच्चा कहीं कुपोषण का शिकार ना हो जाए, इसलिए मिड डे मील लगाया गया है। और बच्चे के पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पेरेंट टीचर मीटिंग कराई जाती है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, यही होता है इसका अर्थ बाला का। ठीक है, मतलब बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उससे भी बच्चा कुछ ना कुछ अधिगम कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं कि महिलाओं से पुरुष की तुलना में, मतलब महिलाओं से जब तुलना होती है पुरुष की तो लोग बोलते हैं पुरुष मजबूत होता है। जनरल ये सुनने को मिलता है कि महिलाएं जो कमज़ोर होती हैं। अब ये जो बात है, क्या ये कोई मिथ्या है, क्या ये कोई गलत बात है, या फिर ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कि ये कोई स्टीरियोटाइप है, या फिर ये कोई सुपरस्टिशन है? तो आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं कि महिलाएं जो हैं पुरुष से कमज़ोर होती है। हमको कहाँ सुनने को मिलता है? अपने घरों में कभी कभी सुनने को मिल जाता है, समाज में सुनने को मिल जाता है। जो समाज के ऐसे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि महिलाएं पुरुष के बराबर नहीं है किसी भी चीज़ में, उनको उनकी बातें सुनने पे लग जाता है। तो ये कैसी चीज़ है? ये बहुत पहले से चली आ रही चीज़ है और इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप, जो कि पीपल्स ने बना रखी है, जिनका साइंस से, जिनका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो पीपल्स ने बना रखी हैं, लोगों ने बनाई हैं, समाज ने बनाया है कि यार यही है, ये रूढ़िबद्ध धारणा हो गई है कि महिलाएं तो पुरुष से कमज़ोर होती हैं, जो लड़का काम कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सारी जो धारणाएं हैं इनको बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा, यानी स्टीरियोटाइप, रॉन्ग स्टीरियोटाइप है ये सब। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़िबद्ध धारणा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन जो सिलेबस है बच्चों का, उसकी समग्र शिक्षा कारण बन सकती है। मतलब जो पर्यावरण अध्ययन जो सिलेबस है वो बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकती है यदि वह, इफ़ इट हैव व्हाट, क्या ये एकीकृत हो, क्या ये समावेशी हो, क्या ये थीमेटिक हो यानी विषयगत हो, क्या इसमें से होना चाहिए या ये सभी होना चाहिए। बच्चे की समग्र शिक्षा के लिए उसका पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। बच्चे का समग्र विकास कब हो सकता है? जब हम उसके विषय पे भी ध्यान दें, मतलब उसको टॉपिक भी अच्छे से पढ़ाएं, जिस चीज़ के लिए वो ज़्यादा रुचि, जिसमें उसकी ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको हम पढ़ाएं। और दूसरी चीज़, हम समावेशी होकर पढ़ाएं, मतलब हर तरह के बच्चे पे ध्यान दें और एकीकृत होकर पढ़ाएं, मतलब इंटीग्रेटेड होकर पढ़ाएं। अगर किसी बच्चे को सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ उसको हम आगे बिठा सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को देखने में थोड़ी दिक्कत है तो उसके लिए भी हम, मतलब हम सारे बच्चों के लिए कोई ना कोई, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए पढ़ाएं। ये नहीं कि उसके लिए अलग ही रूम में उसको बिठा दें, नहीं, उससे वो क्या हो जाएगा, समाज से अलग हो जाएगा, वो समाज में उसका डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है, मतलब कि इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए ईवीएस के सिलेबस में, जिससे कि बच्चे का होल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सर्वांगीण विकास को जिसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी गतिविधि ईवीएस कक्षा में शामिल है? पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस, और अभी मैंने जो एनसीईआरटी पढ़ाई उसमें अगर आप चैप्टर पढ़ोगे, आपको मैंने बुक समरी पढ़ाई, अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे हर एक चैप्टर में बच्चों को प्रयोग करते हुए चीज़ें दिखाई गई हैं, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं
चीज़ें समझ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया गया है, ना कि उनको रटाने पे। नहीं, रटने वाली चीज़ नहीं बताई गई है। बच्चे को भ्रमण पे ले जाया जाता है, बच्चे को हर चीज़ मतलब उनको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ईवीएस में शामिल की गई हैं। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। तो ईवीएस कक्षा में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल हैं? पिक्चर रीडिंग, फील्ड में घूमना, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग, या ये ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। मतलब एक बच्चे को ईवीएस की सही नॉलेज और पूरी नॉलेज देने के लिए, तो क्योंकि बच्चा जो है पिक्चर देख के, फ़ोटोज़ देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उसको खुशी मिलती है कि रंग बिरंगी चीज़ें देख के, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए बुक्स में आप देखोगे बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर रहते हैं, जिससे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। और बच्चों को जब आप घुमाने ले जाते हो, वो चीज़ पढ़ाने से बेहतर है अगर आप उनको सामने से दिखाने ले जाओ। अगर किसी गार्डन में ऐसे घुमाने ले जाओ, वो चीज़ें कराओ, तो उनसे बच्चे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। ब्लैक बोर्ड के प्रयोग से आप खुद बता सकते हो, जो आपको आ रहा है उनको लिख के बता सकते हो, जिससे वो लिखने की भी कला सीखेंगे। तो ईवीएस की कक्षा में ये तीनों चीज़ें जो हैं शामिल होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि वे कौन से जीवों के समूह हैं जो कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा दूरी की वस्तु देख सकते हैं बड़े आराम से। ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ या सांड। दूसरा ऑप्शन बी है चील, गरुड़, गरुड़ मतलब यह बाज होता है, चील, गरुड़ या फिर गिद्ध मतलब कि काइट, ईगल या फिर वल्चर, और सांप, तितली या छिपकली, और मधुमक्खी, मच्छर या तितली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो ग्रुप है जानवरों की, ये ऐसी ग्रुप है जो कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। मानव के पेट के अमाशय की रस, जो हमारा जो स्टमक का जूस होता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल जो जूस होती है वो कैसी होती है? स्टमक का जूस जो होता है वो इंटेस्टाइन नहीं होगा, इंटेस्टाइन में आंत होता है। तो अमाशय की जो रस होती है, स्टमक की जो जूस होती है, उसकी प्रकृति कैसी, उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या उभयधर्मी होता है? मतलब कि दोनों होता है। उभयधर्मी मतलब एसिड बेस दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा वो एसिडिक होता है, जो हमने डॉक्टर बोमोंट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें ये है। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, और आप वीडियोज़ को बीच बीच में पॉज करके खुद से सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।